हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए जो एडुटेरिया का नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 आया हुआ है फ्रेंड्स, उसका सेट नंबर हम लोग 8 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 से रिगार्डिंग न्यू वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 आया हुआ है उसका सेट नंबर 8 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को तो जरूर देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट प्रश्न दिखाई दे। पहला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण इनमें से कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताया करें। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्न में से कौन सा है। तो राइट आंसर इसका परावैंगनी किरण हो जाएगा, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। परावैंगनी विकिरण की खोज किसने किया था? तो रिटर ने किया था। याद रखेंगे, किसने किया था? रिटर ने किया था। परावैंगनी विकिरण से आने वाला हानिकारक प्रभाव को ओजोन परत के द्वारा रोका जाता है। किसके द्वारा? ओजोन लेयर के द्वारा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार ने मिशन क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में वर्ष 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत की थी। नैनो मिशन का उद्देश्य क्या है? तो बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना है, बुनियादी ढांचे को विकसित करना है, मानव संसाधनों का विकास करना है और नैनो अनुप्रयोगों एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 2007 में जो है नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखिए, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये जो यंत्र है इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम सोनार है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसके माध्यम से पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है और परिवर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। तो ये सोनार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो यह प्रतिध्वनि जो उत्पन्न करती हैं यह करती है परावर्तन के कारण। इको जो उत्पन्न होता है यह परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, और देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो श्रोता है और परावर्तक सतह है उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए यह 17 मीटर होनी चाहिए। ये याद रखेंगे, 17 मीटर। उसके बाद देखिए, जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा। अच्छा फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि प्राकृतिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये याद रखना है, लाल, हरा और नीला जो होते हैं ये प्राथमिक रंग है। 3 प्राथमिक रंग है। कलर टीवी में, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो तीनों रंगों को समान अनुपात में जब मिलाया जाता है तो जो परिणामी रंग होता है ये श्वेत रंग होता है, यानी कि सफ़ेद रंग होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में, यहाँ पर देखिए प्रकृति बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। तो यह जो बल है यह गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि एक व्यक्ति झूले में बैठ करके झूल रहा है। यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल यानी कि जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा। तो देखिए, वो जैसे ही खड़ा होगा फ्रेंड्स तो क्या होगा, तो यदि कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है और इस क्रम में अगर वो खड़ा हो जाता है तो गुरुत्व केंद्र को ऊपर उठ जाने के कारण प्रभावी लंबाई कम हो जाती है और झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे ही आवर्तकाल कम होगा इसका मतलब झूला जो है जल्दी जल्दी से दोलन करने लगेगा।
तो इसका आवर्तकाल कम हो जाएगा और झूला का जो दोलन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि यदि झूला झूलते हुए व्यक्ति जो बैठा हुआ है, झूले पर एक और व्यक्ति अगर उसके साथ बैठ जाए तो क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थ का यानी कि भोजन का। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन से स्तनपायी जंतु जो शिशु को जन्म न देकर के अंडे देती है। ठीक है, स्तनपायी यानी कि जो मैमल है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि शिशु को जन्म न देकर के अंडे देते हैं, तो इनका नाम याद रखना, ये एक्डीना है और प्लेटिपस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, एक्डीना और प्लेटिपस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, और स्तनपायी जो फ्रेंड्स जंतु हैं उनका हृदय 4 कक्षीय होता है। अच्छा, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य आपने सुना होगा करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हैं, तो विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है, तो इसमें से देखिएगा कैंसर जो होता है ना, कैंसर संक्रामक रोग नहीं है इसमें से। उसके बाद देखिएगा कि लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है, क्योंकि उसमें, बताइए, तो देखिए याद रखना है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इन सबको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्लियर, तो देखिए इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हो जाएगा जल अपघटक एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है, तो अभी मैंने बताया प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है, तो राइबोसोम हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक और हम लोग प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चलाया जा रहा है, उसका सेट नंबर 11 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जैसे ही एडुटेरिया का यह सेट कंप्लीट हो जाएगा 15 सेट, फिर से हम लोग इस सेट को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देखिए 3 दिन से इंटरनेट हमारे क्षेत्र में नहीं था, इसी के कारण पीडीएफ और वीडियो जो है नहीं उपलब्ध कराए जा रहे थे। ठीक है, अब कंटिन्यू रहेगा। चलिए, उसके बाद देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आरबीसी हो जाएगा, यानी कि लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल 20 से लेकर के 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो लैंगिक जनन पर। ठीक है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लैंगिक जनन पर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है, तो यह रोग जो है इसका नाम अल्जाइमर है। डाउन सिंड्रोम से जो ग्रसित व्यक्ति हैं उनमें अल्जाइमर रोग सर्वाधिक होता है। अल्जाइमर रोग क्या होता है, तो भूलने की बीमारी है। ठीक है, यह क्या है, भूलने की बीमारी है। और डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 47 होती है। वैसे नॉर्मली कितना होता है, 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ी जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का सहायक यानी कि असिस्टेंट ऑफ ब्रेन कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है मेरुरज्जु को। किसको कहा जाता है, मेरुरज्जु को मस्तिष्क का असिस्टेंट कहा जाता है, असिस्टेंट ऑफ ब्रेन कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरुरज्जु। ठीक है, प्रतिवर्ती जो क्रिया है उनका नियंत्रण एवं समन्वय जो है यह मेरुरज्जु के द्वारा जो है किया जाता है। यानी कि मेरुरज्जु का कार्य क्या है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, यह जो है मेरुरज्जु का काम है। उसके बाद देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार में प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो देखिए ये तीनों का जो होता है पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा, स्मॉल इंस्टेंटाइन। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या दबाव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी ग्रुप में आप, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप हो, और यहाँ तक आप अपने इंस्टाग्राम पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं,
तो इसमें से उत्पादन के जो कारक नहीं माने जाते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाभ। ठीक है, ये लाभ जो है उत्पादन के कारक नहीं है। भूमि, श्रम, पूंजी जो होते हैं ये आपके, और उद्यमशीलता ये उत्पादन के कारक होते हैं। तो उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2015 में की गई थी। ठीक है, इस योजना के तहत 18 से लेकर के 50 वर्ष की आयु तक के लोगों को शामिल किया गया है। इसके तहत प्रत्येक बैंक खाता धारकों को 330 रुपया 330 रुपया प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक की जीवन बीमा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे 330 रुपया। तो ये कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 2015 में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया इसमें से कौन सी समिति है, कौन सी कमेटी है जिसका कि संबंध गरीबी मापन से नहीं है। तो यह कमेटी कौन सी है? यह कमेटी है पीजे नायक। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। पीजे नायक जो कमेटी है इसका संबंध आरबीआई से है। इसका गठन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गवर्नेंस ढांचे को सुधार और उपाय देने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? अच्छा, क्वाड में कितने कंट्रीज हैं? तो फ्रेंड्स 4 कंट्री हैं। भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, टोटल 4 देश इसमें शामिल हैं। और इसका जो अभी सम्मेलन हुआ था ये जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। जापान की राजधानी है टोक्यो। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसके बाद देखिए, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तो देखिए, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा यह जारी किया गया था। और इस सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो तीसरा है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान पर अमेरिका है और दूसरा स्थान पर रसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह हो जाएगा आपका कौन सा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए, ये मैत्री सेतु जो है ना, यह फेनी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, फेनी नदी पर। इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। इसको जरूर आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यह सेतु भारत में त्रिपुरा के सबरूम जिले और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। चलिए, राइट आंसर इसका फेनी नदी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है? तो यह देश चाइना है। ठीक है, यह चाइना है। चीन ने अपनी परिवार नियोजन नीति में बड़ा बदलाव करते हुए चीन ने अब दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की जो है अनुमति मई 2021 में प्रदान की है। इससे पहले 2 बच्चे को पैदा करने की अनुमति थी। तो ये राइट आंसर चाइना हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी? अच्छा प्रश्न है, योजना से संबंधित प्रश्न एक पूछा जाता है। तो 27 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 27 सितंबर 2021 में। उसके बाद देखिए, कंस्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक जो पुस्तक है इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है के रघुथमन ने। के रघुथमन राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर मई 2021 में आए साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकाते का नामकरण किस देश ने किया? देखिए, मई 2021 पुराना करंट अफेयर यह दिया गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका म्यांमार ने किया था। देखिए, ऑप्शन में म्यांमार नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया है? तो देखिए, यह दिया गया है किनको? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर सिंथिया रोजनजविंग को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा, इसमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर के मिलने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर से आकर के जो मिलने वाली नदी है वो आपका इसमें से हो जाएगा कोसी और बूढ़ी गंडक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर से जो नदियां मिलती हैं इसमें कौन सी हैं? कोसी, बूढ़ी गंडक, घाघरा, कमला, महानंदा, ये सभी हैं। और दक्षिण से कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु,
ये सभी नदियां हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन है। अच्छा, नए अध्यक्ष तो आपको मालूम होगा, पहले अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो इनका नाम याद रखेंगे, जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्रा। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष होता है, या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी इनकी पहले पूरी हो जाएगी ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और ये जो कमीशन बना था इसका गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, तो 1993 में से गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और हाँ, कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। तो इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए, इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संकलन है, आपको याद भी होगा। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था, तो यह असहयोग आंदोलन है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से किसे चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो यह ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहा जाता है। ठीक है, और इसे ही चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 37 नंबर देखिएगा कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था। अच्छा, मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था, तो बृहदरथ था। कौन था, बृहदरथ था। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो देखिए मौर्य वंश का आखिरी शासक जो बृहदरथ था, बृहदरथ को जो था इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये आपका शुंग वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। यह सुल्तान कौन था, यह सुल्तान जो था गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार, कितने बार, तो 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल कर दिया था। अच्छा, नहर का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित रहे थे और काफी प्रसिद्धि मिली थी इनको, लोकप्रिय हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, और देखिए ये हजारीबाग जेल से भागे थे, आपको याद होगा, पूछा जाता है कि कहाँ इनको कैद करके रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में। और फ्रेंड्स आजाद दस्ता का निर्माण इन्होंने किया था, आपको याद भी होगा। तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो बौद्ध सभा जो था ये कौन सा था, तो तीसरा बौद्ध संगति था, जो कि पाटलिपुत्र में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो मोगलीपुत्र तीस ने किया था। तो राइट आंसर इसका पाटलिपुत्र हो जाएगा। पहला राजगृह में हुआ था। ठीक है, किसके समय में, अजातशत्रु के समय में। दूसरा कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो यह राजा कनिष्क वंश का कनिष्क था, जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का विकास सर्वाधिक किसी के समय में हुआ था। पीत आतंक किस देश को संबोधित किया जाता है, तो पीत आतंक के नाम से जापान को संबोधित किया जाता है। तो जापान हो जाएगा। एशिया का मरीज किसको कहा जाता है, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। ठीक है, चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर के 19 वर्ष कर दिया था, तो यह कौन था, तो फ्रेंड्स यह लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन जो था जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर लगाया था। ठीक है, और देखिए फिर से इस आयु को बढ़ा करके आपका कितना कर दिया, 21 वर्ष कर दिया था लॉर्ड रिपन ने, जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। राइट आंसर इसका लॉर्ड लिटन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं का समावेशन कब किया गया था। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया, 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ देखिए बिहार का मैथिली जो है ना, ये आपका 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये आपका कौन सा जो था
संविधान संशोधन था, तो यह 92वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और ये हुआ कब था, तो याद रखेंगे यह हुआ था आपका 2003 में। राइट आंसर इसका 2003 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल 214 है। ठीक है, आर्टिकल 214 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर उच्चतम न्यायालय पूछा जाता तो उच्चतम न्यायालय जो है ये आर्टिकल 124 में है। किस में है, तो 124 में है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का जो सत्यापन है कब किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। तो देखिए ये कब किया गया था, तो मई 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मई 1949 में। अच्छा, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, कॉमनवेल्थ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद देखिए संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो यह 15 थी। ठीक है, 15 थी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है। भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर के अनुच्छेद 242 तक में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, बताइए। तो देखिए संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग पूछा गया, गठन 1953 में किया गया था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक है, फजल अली थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है, इसमें से गलत कथन जो दिया गया वो आपको पढ़ना है। तो देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये गलत दिया गया है। तो देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक जो प्रमुख होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया है। देखिए वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो ये स्थानांतरण जो है इसको कहा जाता है अभिवहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको अभिवहन कहा जाता है, जबकि पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की परत का गर्म होना चालन कहलाता है, और वायु के लंबवत तापन की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। क्षैतिज अभिवहन हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो पार्थिव विकिरण के संबंध में जो सही दिया गया है, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जो बादल है यह पक्षाभ मेघ होता है, पक्षाभ मेघ होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पक्षाभ मेघ जो होता है देखिए ये पतला और बिखरा हुआ बादल होता है, जो पंख के समान प्रतीत होता है, यह हमेशा सफेद रंग का होता है। उसके बाद देखिए अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाना। ठीक है, अच्छा शीतोष्ण जो होता है ना अफ्रीका का वो वेल्ड है। वेल्ड कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, स्टेपी यूरेशिया में है, प्रेरी जो है ये अमेरिका में है। चलो उसके बाद 56 नंबर करेंगे। देखिए भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल पर। ठीक है, राइट आंसर इसका रिएक्टर स्केल हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अब पायरोमीटर पूछा जाता है, तो उच्च तापमान मापा जाता है। एनोमीटर वायु की गति मापा जाता है। उसके बाद देखिए महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए प्रश्न अभी बीपीएससी का जो 67th बीपीएससी एग्जाम दिया गया था उसमें पूछा गया था, तो ये वैगनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, तो देखिए ये माइका है। ठीक है, माइका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर कहा जाता है, मैंने बार बार बताया है काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी जो कि कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलवासी पशुचारण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है, तो देखिए यह जो है यह राजस्थान में प्रचलित है। ठीक है, यह पद्धति राजस्थान में है और जम्मू कश्मीर में भी प्रचलित है।
चलिए, और इसमें जो मुख्य जो पशु होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? तो भेड़ होता है, ऊंट होता है, याक होता है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें से, देखिए, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि अल्कोहलिक खमीरन यानी कि जिसको कि फर्मेंटेशन कहा जाता है, उसका आखिरी उत्पाद क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है? तो ये एथिल अल्कोहल है, यानी कि इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसका इस्तेमाल जो है शराब के रूप में किया जाता है। इसका C2H5OH होता है, इथिल अल्कोहल। ठीक है, याद रखेंगे इसका फॉर्मूला C2H5OH होता है। चलो, उसके बाद देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो देखिए, यह अभिक्रिया कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करता है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें से क्या है? तो क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 17 होता है, 2, 8, 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यह ऊर्जा जो है, यह ऊर्जा है मैकेनिकल ऊर्जा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मैकेनिकल हो जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का बाई प्रोडक्ट पूछा जाता है, उप उत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो यह तेजाब जो है यह H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो ये जो संतृप्त विलयन होता है यह कैसा होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है आपका राइट आंसर, ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। ठीक है, वॉलीबॉल में 6 होती है, पोलो में 4 होता है। पोलो में पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 4 होता है। कबड्डी में कितना होता है? तो कबड्डी में 7 होता है। बास्केटबॉल में 5 होता है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो देखिए, यह पुरस्कार जो है कब दिया गया था? 2018 में। किनको दिया गया था? इनका नाम भी आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है? अमिताभ घोष है। ठीक है, 2018 में पहली बार जो है यह दिया गया था किनको? तो अमिताभ घोष को। चलिए, आगे बढ़ेंगे। तो ये ज्ञानपीठ हो जाएगा 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो गोदना जो है बिहार का है। ठीक है, गोदना बिहार का है, तो ये बिहार हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जो है यह जयपुर में है। ठीक है, चलिए, तो ये जयपुर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? योकोहामा रणनीति, तो यह आपदा प्रबंधन से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1994 में जापान के योकोहामा शहर में 1994 में जापान के योकोहामा शहर में जो है आपदा प्रबंधन के संबंध में विश्व कॉन्फ्रेंस में विश्व में आने वाली विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए गए थे, और बाद में इसे ही योकोहामा रणनीति अर्थात आर्थिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। अगला प्रश्न है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार का आपदा है? तो यह जो है वायुमंडलीय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय है। चलिए, अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो यह आपका हो जाएगा जीवमंडल नियम, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न कि पंचेत बांध जो है ना यह किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, और अपना स्कोर भी आप लोग बताइएगा। उसके बाद कि चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में है? तो चंद्रप्रभा जो है यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 78 से लेकर के फ्रेंड्स 150 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ऑलरेडी वहाँ पर मैंने 3 सेट शायद दिया हुआ है, इंटरनेट नहीं था
इसी कारण आपको PDF नहीं मिल रहे थे। अब आज से आपको कंटिन्यू जो है PDF मिलते रहे। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।